नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 रिलीज़ किया है, जिसमें इंडिया को 180 देशों में से 93वीं रैंक मिली है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब एक बार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इस इंडेक्स में 0 से 100 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। 0 नंबर मिला है, इसका मतलब है कि आपकी स्थिति खराब है, आपके देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है। और 100 नंबर मिला है, इसका मतलब है आपके देश में करप्शन की स्थिति सही है, आपके देश में करप्शन 0 है। तो ये तो 100 नंबर किसी को मिलता नहीं है, 0 नंबर ज़्यादातर देशों को मिलता है और कई देशों को इसके बीच में मिलता है। इंडिया को मिला है 39 नंबर, 39 नंबर मिला है। और इस नंबर के आधार पर इंडिया को जो रैंक मिली है वो 93वीं रैंक मिली है। पिछले साल जो इंडिया को नंबर मिले थे वो 40 नंबर मिले थे और इंडिया की रैंक थी 85वीं रैंक थी। बट इसका मतलब ये पिछले साल 85 थी, इस बार है 93 है, बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये नहीं अच्छी बात है, नहीं बुरी बात है। इंडिया में जो है करप्शन बढ़ा है, इंडिया की रैंक बढ़ी है, इसका मतलब है इंडिया में करप्शन का स्थान है वो बढ़ा है। और चाइना की 76 रैंक है, तो चाइना में भी करप्शन बढ़ा है, पाकिस्तान में भी करप्शन बढ़ा है। चाइना में भारत के अकॉर्डिंग कम है, बट पाकिस्तान तो पीछे होना ही चाहिए। चाइना भी पीछे होना चाहिए, बट रैंक होता है क्योंकि वहाँ इतनी ओपन मीडिया वगैरह है नहीं, इतना पता चलता नहीं करप्शन के बारे में, तो ये रैंक है। इस इंडेक्स में एक बात और भी कही है, इस इंडेक्स में कहा कि ज़्यादातर कंट्री है ना, उनमें करप्शन बढ़ा ही है। देखो बहुत कम कंट्री है जिनमें जो करप्शन का लेवल है वो कम देखा गया है, बट ज़्यादातर ये कंट्रीज़ है उनमें ये हाईएस्ट देखा गया कि करप्शन लेवल बढ़ता जा रहा है। ये देखो डेनमार्क है, डेनमार्क ने टॉप किया है, फिनलैंड सेकंड है, न्यूजीलैंड थर्ड है और इंडिया को 93 रैंक है, ऐसी रैंक मिली है। अब एक बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि काम करता है करप्शन से संबंधित इंडेक्स जारी करने का काम करता है। ये हमारा करप्शन से संबंधित इंडेक्स था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है टिग्रे रीजन के बारे में। न्यूज़ में क्यों? न्यूज़ देखो खास इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ इथोपियंस है उनकी डेथ हो गई वहाँ पे, तो न्यूज़ हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे टिग्रे रीजन के बारे में। इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन सबसे पहले आप देख लो। ये देखो 4 कंट्री है, सिड यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की 4 कंट्री है। सिड सीड का मतलब होता है कौन कौन सी कंट्री? एक ट्री के सीड है। सीड का मतलब होता है सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की 4 कंट्री कौन कौन सी है? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये 4 कंट्री है, ये आती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की 4 कंट्री सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है, इसको अब सीड से याद कर सकते हो। इसकी ये ट्री के निमोनिक सीड से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर है सीड के ऊपर, यहाँ पर ऊपर वाला रीजन है ना, यहाँ पर है जिसका हम डिस्कस करें टिग्रे रीजन। ये जो है ना, यहाँ पर है टिग्रे रीजन। नीचे यहाँ पर है अम्हारा रीजन, ऊपर टिग्रे रीजन, नीचे अम्हारा रीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे टिग्रे रीजन, इसको याद रखना। इसके अलावा जो भी ये मैप है, मैप में यहाँ पर रेड सी याद रखना, गल्फ ऑफ यहाँ पे ये गल्फ ऑफ एडन ये याद रखना। ये चीज़ें ना ये इंपॉर्टेंट है। मैप यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में आप एक बार देख लेना। यहाँ पर ये इथियोपिया है, यहाँ पे अदीस अबाबा, ये अफ्रीकन यूनियन है ना, जिसको अभी G20 में शामिल किया है, उसका हेडक्वार्टर भी है यहाँ अदीस अबाबा। जो इथियोपिया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशन में और क्या चीज़ है, यहाँ पे है लेक ऑफ ताना लेक है, जहाँ से ब्लू नाइल निकलती है। यहाँ से निकलती है वाइट नाइल जो कि विक्टोरिया लेक से निकलती है, ऊपर से निकलती है ब्लू नाइल जो कि इथियोपिया में एक लेक ताना है वहाँ से निकलती है। दोनों मिलकर नाइल रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, एक लेक ताना इथियोपिया में है, ब्लू नाइल जो भी इथियोपिया से निकलती है। अदीस अबाबा के बारे में याद रखना, और टिग्रे रीजन ये भी इथियोपिया में है, अम्हारा रीजन ये इथियोपिया में है। ये जो टिग्रे रीजन है ये थोड़ा माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर माउंटेन वगैरह है, तो ये चीज़ याद रखना। गरीबी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ये रेड सी वगैरह की लोकेशन याद रखना। तो ये पूरा आर्टिकल था टिग्रे रीजन के बारे में। हमें मोस्ट ऑफ इनकी मैप याद रखना, इनकी लोकेशन याद रखना, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना। इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। चलेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर पर सक्सेसफुली इसका इनॉग्रेशन किया, सक्सेसफुली बनाया गया है रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसीलिए न्यूज़ में। अब एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। रेट्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका निर्माण किसने किया है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, निर्माण किसने किया है, कौन सी रिवर पर किया गया है, इसकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, कितना ये
पानी वगैरह स्टोर कर सकता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और कौन सी स्कीमें इसके तहत है। तो निर्माण किया गया है रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कौन सी रिवर पर है? चिनाब रिवर पर इसे बनाया गया है। कैपेसिटी कितनी? 850 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और नेचुरल रन ऑफ द रिवर स्कीम के तहत बनाया गया है। नेचुरल रन ऑफ द रिवर स्कीम क्या होता है? रन ऑफ द रिवर स्कीम ये होती है, इसमें क्या होता है कि कोई फ्लोइंग वाटर होता है, एक तो होता है वहाँ पर पड़ा हुआ वाटर है, वहाँ पर रुका हुआ वाटर है, एक होता है फ्लोइंग वाटर, जैसे कि रिवर का वाटर है वो फ्लोइंग वाटर है। तो फ्लोइंग वाटर पर जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसे रन ऑफ द रिवर स्कीम कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो चल रहा है पानी, तो रन ऑफ द रिवर स्कीम के अंतर्गत इसलिए बनाया गया है। कैपेसिटी कितनी देखी थी? कैपेसिटी 850 वोट देखी की थी और चेनाब रिवर पर ये बनाया गया था, ठीक है, ये इसके बारे में थी। अब ये एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। कॉन्क्रीट ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलता है। रिवर का पानी है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं तो इसको ऊपर चढ़ाया जाता है। वैसे क्या होता है, डैम बनाया जा रहा है तो पानी को ऊपर चढ़ाया जाएगा फिर नीचे गिराया जाएगा तब बनेगा, बट ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी है, मतलब ऑफिशियली गिर ही रहा है, पानी ऊपर से आ रहा है चेनाब रिवर से नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियस है इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, नेचुरली ये सब हो रहा है, इसमें बाहर से वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये इस प्रकार की स्कीम थी। अब बात कर लेते हैं, जहाँ बात हुई है किसकी, रिवर के बारे में बात हुई, तो उस रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर रिवर है वो चेनाब रिवर पर बन रहा है, तो चेनाब रिवर के बारे में बात करें तो चेनाब रिवर की एक बार आप मैप में देख लो कि देखो यहाँ से निकलती है, ये रही है चेनाब रिवर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। हिमाचल प्रदेश से दो रिवर होती है, एक होती है कौन सी, चंद्रा, एक होती है भागा। ये दो रिवर ओरिजिन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर बारालाचाला पास है, बारालाचाला पास है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है चंद्रा भागा का, और ये आपस में मिलती है जिससे चेनाब रिवर बनती है। आगे ये पंजाब में आके आगे पाकिस्तान में चली जाती है और मिल जाती है सतलज रिवर से, ठीक है। अब इसकी जो है ना, इसे जब एंशियंट हिस्ट्री है ना, एंशियंट हिस्ट्री में इसको अस्कनी भी कहा जाता था। अस्कनी रिवर है वो चेनाब रिवर को कहा जाता है। एंशियंट हिस्ट्री की आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर इसे अस्कनी रिवर भी कहा जाता था, ठीक है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है वो देख लो। इसकी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, तो ये राइट बैंक होगी, ये लेफ्ट बैंक होगी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तावी और रावी, तावी रावी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और राइट बैंक की बात करें तो मरुसूदर है, झेलम है, नीरू है, कालनई है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तावी रावी लेफ्ट बैंक है और राइट बैंक में मरुसूदर है, झेलम है, नीरू है, कालनई है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी याद रखना, और बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा था वो याद रखना, कौन सी स्कीम है वो भी देख लिया हमने। तो ये पूरा आर्टिकल था, वो था इस प्रोजेक्ट के संबंधित। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वर्ल्ड फर्स्ट IVF राइनो प्रेगनेंसी के बारे में। इंडिया वर्ल्ड का पहला राइनो प्रेगनेंसी है वो IVF की पद्धति से हुआ, इसलिए न्यूज़ में। अब न्यूज़ में क्यों है? इसीलिए न्यूज़ में क्योंकि जर्मनी में इस प्रकार का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन राइनो में किया गया है, इसलिए न्यूज़ में। देखो क्या होता है, जब कोई कपल है उनमें क्या पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि वो कृत्रिम रूप से, मतलब बाहरी आर्टिफिशियल रूप से हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे बच्चा वो बनाया जाता है और बाद में उनकी बॉडी में इनबिल्ड किया जाता है, वो पैदा कर ऐसे करवाया जाता है। तो वो बॉडी में नहीं होता क्योंकि दिक्कत होती तभी, तो बॉडी में नहीं होता, बाहर करवाया जाता है, तो इसलिए इसे IVF पद्धति कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने नाम भी सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो क्या बाहर बच्चा बनाया जाता है, इसलिए ये काफ़ी रिस्की भी होती है पद्धति, बिकॉज इसमें क्या होता है ये बाहर किया जाता है तो काफ़ी रिस्की भी होती है। अब एक बार राइनो के बारे में बात कर लेते हैं। राइनो है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाइट राइनो, एक होता है इंडियन राइनो। इंडियन राइनो है ना, इसकी देखो साइंटिफिक नाम है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इतना रहता भी नहीं, और UPSC कम क्वेश्चन पूछती है। हैबिटेट देख लेते हैं। इंडियन राइनो का जो हैबिटेट है वो एशिया में मोस्ट ऑफ इंडिया, नेपाल की जो ग्रासलैंड है यहाँ पर ये पाया जाता है। जब बात करते हैं वाइट राइनो की, ये पाया जाता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो ग्रासलैंड है वहाँ पर, जिसे सवाना कहा जाता है। अलग अलग ग्रासलैंड है, उसको अलग नाम से जाना जाता है। तो साउथ अफ्रीका की ग्रासलैंड है उसे सवाना कहा जाता है, तो वाइट राइनो है उस सवाना ग्रासलैंड में पाया जाता है, ठीक है। अब इंडियन जो राइनो है इसकी जो IUCN कैटेगरी है, तो IUCN की वनरेबल लिस्ट में आता है। इंडियन राइनो IUCN की वनरेबल कैटेगरी में आता है। जो वाइट राइनो की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक नॉर्थ वाइट राइनो, एक होता है सदर्न वाइट राइनो। नदर्न वाइट राइनो है ना, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में, CR में आता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और सदर्न वाइट राइनो है वो नियर थर्ड 10 की कैटेगरी में आता है। देखिए दो टाइप है वाइट राइनो,
और इंडियन राइनो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नेपाल, इंडिया में जो ग्रासलैंड वहाँ पर पाया जाता है। IUCN की ये वनरेबल कैटेगरी में आता है। वाइट राइनो जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ये ग्रासलैंड में सवाना जहाँ होते हैं वहाँ पाया जाता है। इसमें दो होता है, एक होता है नदर्न वाइट राइनो, एक होता है सदर्न वाइट राइनो। नदर्न वाइट राइनो वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और सदर्न वाइट राइनो है वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है। तो ये राइनो के बारे में देख लिया, क्यों देख लिया? IVF के कारण, इसलिए न्यूज़ में है। और क्या कैटेगरी देख ली? IUCN कैटेगरी देख ली, डिफरेंस देख लिया। तो ये पूरा आर्टिकल था वो राइनो से संबंधित, जिसमें INF यूज किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है कंगारू लिजार्ड स्पीसीज की संबंधित। कंगारू स्पीस जो लिजार्ड है ये न्यूज़ में क्यों आया? अभी क्या हुआ है, वेस्टर्न घाट में भाई इसे खोजा गया, वेस्टर्न घाट में कंगारू जो लिजार्ड है इसे देखा गया, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 4.3 सेंटीमीटर है। 4.3 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। ये जो है अगस्त्यमया या नॉर्दर्न कंगारू लिजार्ड है उसकी फैमिली से संबंधित है। अगस्त्यमया नॉर्दर्न लिजार्ड फैमिली है, उससे ये बिलोंग करती है। इसका जो हेड है ना थोड़ा डार्क है, देखो हेड है थोड़ा डार्क है और नीचे से ब्राउनिश है। हेड डार्क है और नीचे से ब्राउनिश है। इसकी उंगलियां होती है 5 उंगलियां होती है, 4 उंगलियां बड़ी होती है, 1 उंगली छोटी होती है। इसके कारण वो तो पेड़ों पे नहीं चल सकती है, क्योंकि कोई 5 उंगलियां इसकी बड़ी है, 1 उंगली छोटी है, इसकी वजह से ये पेड़ों पे नहीं चल सकती। यहाँ पे इसकी बॉडी की जो स्केलेटन है ना, हड्डियाँ वगैरह, वो साफ साफ दिखाई भी दे रही है। डार्क हेड है इसका, ब्राउनिश बॉडी है, स्केलेटन दिखते हैं, 5 उंगलियां है इसकी, 1 उंगली छोटी है, पेड़ों पे नहीं चढ़ सकती है। ये जो पत्तियां वगैरह होती हैं उनमें छुपी हुई रहती है, क्योंकि इसका कोई शिकार न कर ले, पेड़ों पे चढ़ नहीं सकती, तो शिकार से बचने के लिए सूखी पत्तियों में छिपी हुई रहती है। कीड़ों को खाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये खाती है और उससे अपना पेट पालन करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये सर्वाइव भी कर सकती है। किस फैमिली से हमने देख ही लिया है, कैसे बचती है ये देख लिए। 5 है पेड़ों पे नहीं चढ़ सकती, 5 उंगलियां, 1 उंगली छोटी, पेड़ों पे नहीं। वेस्टर्न घाट है वहाँ की एंडेमिक है, स्थानिक, एंडेमिक मतलब स्थानिक, वहीं पाई जाती है। तो वेस्टर्न घाट की ये एंडेमिक, UPS इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी रिसेंटली कंगारू जो लिजार्ड है वो न्यूज़ में था, क्या ये वेस्टर्न घाट की एंडेमिक है? जी हाँ, ये वेस्टर्न घाट की एंडेमिक है। हेड के बारे में पूछ सकता है, कुछ फीचर बता सकता है। जिसका हेड है वो डार्क है और ब्राउनिश बॉडी है, स्केलेटन दिखते हैं, 5 उंगलियां है, पेड़ों पे नहीं चढ़ सकती है, कहाँ पाई जाती है, नाम क्या है, वेस्टर्न घाट की एंडेमिक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते। तो फीचर भी याद रखना, वेस्टर्न घाट की एंडेमिक है, ये भी चीज़ याद रखना। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। अब हम कल हमारी ये देख लेना आप होमवर्क में, ठीक है, ट्रू फॉल्स को, ठीक है, ये पढ़ के आना इसको और बाद में इसका आंसर करना। उसके बाद जो हमारे कल के बारे में थे, ये है UNSC साडा और यूनेस्को के बारे में, इसका भी आंसर आप दे देना एक बार, ठीक है। तो ये पूरी आज की डिस्कशन थी हमारी। आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।